हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में, जहां पर आपको क्लास 10th के लिए साइंस और 11th और 12th के लिए या कंपटीशन बेसिस पर क्या सिखाई जाती है, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, देखो मैं शुरू में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय यार अगर यहाँ वीडियो खोलकर आए हो ना, तो अगर तुम खाली थ्योरी लिखने वाले हो तो बेटा अभी एग्जिट मारकर चले जाओ, हमारे वीडियो आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल में तो देखो थोड़ा समय लगेगा, टॉपिक बेशक कम होंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, समय लगेगा, लेकिन चीजों को सीख कर जाते हैं। ठीक है, अब वो कितना समय लगता है वो तो भाई वीडियो बनाते समय मैंने थोड़ी तय किया है, वो तो आप जितने समय में आपको सिखा सकूंगा उतने समय का वीडियो आपके लिए आ जाएगा। तो बेटा देखो, आप कुछ मत करना, मैं नहीं कह रहा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस यार वीडियो देख लो, फिर बाकी बात बाद में। तो देखो बेटा, आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम क्या है, विलियन, और इसका वीडियो नंबर 2 है। इसका वीडियो नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये इस साल जो आप पेपर में बैठने वाले हैं ना, 2025-26 की परीक्षा, 2025-26 में पढ़ाई कर रहे हैं आप, जो आप 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, भाई हर चीज आपकी मक्खन हो जाएगी और आप इजीली 95 प्लस नंबर ला सकते हो। मैं 100 का वादा नहीं करने वाला, क्योंकि भाई 100 लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, तो आप 95 प्लस इजीली ला सकते हो। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि हर सब्जेक्ट में, भाई मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और केमिस्ट्री अगर आप यहां से पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में मैं आपको चैंपियन बनाकर छोड़ूंगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले भाई मैंने विलियन के बारे में, विलियन क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में बता दिया है। तो बेटा वहां से जाकर पहले उसे जरूर देख लेना, फिर इस टॉपिक्स को पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, अर्धपारक में झिल्ली। अब देखो यार, थ्योरी पर नहीं जाते, थ्योरी पर नहीं जाते, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। इधर देखो, अर्धपारक में झिल्ली। भाई सपोज मैंने ये एक झिल्ली बना ली और मैंने बोला ये है अर्धपारक में झिल्ली, जिसको बोलते हैं एसपीएम, शॉर्ट में से लिखा जाता है एसपीएम। इसका फुल नेम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। तीनों को उठाकर एसपीएम बना दिया गया, तीनों पहला लेटर उठाकर, ठीक है। अब एसपीएम इसको बोला जाता है। अब देखो भाई, होता क्या है अर्धपारक में झिल्ली। सही, थोड़ी सी आवाज और कम कर दे। तो बेटा उसको क्या कहते हैं, एसपीएम कह दिया, ठीक है। अब देखो भाई एसपीएम होती क्या है, आप थ्योरी से क्या है ना, रट्टा मार होता है। देखो आप समझो एसपीएम क्या है। भाई मेरे पास सपोज एक बिलियन है, क्या है मेरे पास, एक बिलियन है। अब सब जानते हैं, अगर बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिलियन बेटा किससे मिलकर बनता है, विलियन बनता है विलय और साथ में क्या, विलायक। विलियन विलय और विलायक से मिलकर बनता है। अब एक चीज पे ध्यान देना, मेरे पास विलियन है जो कि बना है विलय और विलायक से, मैंने इस विलियन को अर्धपारक में झिल्ली के एक साइड पर रख दिया। अब क्या होगा, अर्धपारक में झिल्ली, भाई सपोज मैंने हाथ लिया, हाथ पर अर्धपारक में झिल्ली रखी, या कोई गिलास वगैरह ले लिया, उसके ऊपर अर्धपारक में झिल्ली रखी और उसके ऊपर विलियन डाल दिया, और विलियन में विलय और विलायक दोनों मौजूद होंगे। तो क्या होगा बेटा, विलय के अणु भी गति कर रहे होंगे, विलायक के अणु भी गति कर रहे होंगे। तो क्या होगा, जितने भी विलायक के अणु होंगे वो तो इस झिल्ली के अंदर से होकर गुजरने लगेंगे और दूसरी ओर जाने लगेंगे, लेकिन विलय के अणु दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। समझ में आया। तो अर्धपारक में झिल्ली कौन सी होती है, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते, अर्धपारक में झिल्ली कहलाती है। बस सिंपल सी इतनी सी कहानी है अर्धपारक में झिल्ली की। भाई ये देखो, जैसे कि मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है, सिंपल सा क्या लिख रखी है, बोला है वह झिल्ली जिसमें से, ये देखो, जिसमें से विलायक के अणु तो निकल जाते हैं परंतु विलय के नहीं निकल पाते हैं, क्या कहलाती है, अर्धपारक में झिल्ली या एसपीएम
कहलाती है। और इसका उपयोग कहां होता है बेटा, इस चीज को भी याद रखना, इसका उपयोग परासरण की क्रिया में होता है, इसका उपयोग परासरण की क्रिया में होता है। अब बात आती है भाई इसके, जैसे कि यहां पर लिख रखा है इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, देखो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, देखो डरने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूं क्या। और हो सकता है प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, या जितनी भी जीव झिल्लियां होती हैं, जितनी भी जीव झिल्लियां हमारे अंदर जो झिल्लियां लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी कोशिका की लेयर हो गई या अदर्स कोई भी लेयर हो गई, तो जितनी भी जीव झिल्लियां होती हैं वो सब भी क्या कहलाती हैं, अर्धपारक में झिल्ली कहलाती हैं, सभी की सब जीव झिल्लियां अर्धपारक में झिल्ली कहलाती हैं। भाई अब मैं देखो थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। अंडे की झिल्ली, भाई अंडा सबने देखा अंडा, अंडा अगर आपने देखा है, नहीं भी देखा तो एक अंडा लेकर आना, उसको देखना, क्या करना ना, अंडे को बॉईल करना, बॉईल करना, क्योंकि अगर आप ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो पूरा टूट जाता है, तो या फिर अगर सही से आप तोड़ सको तो आप तोड़ भी सकते हो। तो क्या करना ना, आपके पास अंडा हो, अंडे का जो सबसे ऊपर का छिलका होता है उस छिलके को उतारना, तो अंडे के अंदर का जो लिक्विड होता है ना, जो पदार्थ उसके अंदर होता है, उसके ऊपर एक लेयर और पाई जाती है। जब आप अंडा बॉईल कर खाते होंगे ना, तो आप उसमें एक चीज नोटिस करना भाई, अंडा जब आप छीलते होंगे तो छिलके के साथ एक लेयर और निकलती है अंदर को, वो लेयर अर्धपारक में झिल्ली होती है। अब आप कैसे देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो ना कि वो साबुत लेयर निकल आए, तो आप क्या करना ना, आप एक काम करना, उस अंडे की झिल्ली को कैसे निकालना, तनु HCl होता है, अरे सांद्र HCl ले लेना, तनु और सांद्र छोड़, तो आप क्या करना ना, HCl ले लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, उसको लेना और उसमें उस अंडे को डाल देना, तो अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होगा वो हट जाएगा और अंदर की लेयर मिल जाएगी। उसको यूं करके किसी भी चीज से उठा लेना, ठीक है। अब उसे उठाने के बाद में क्या करना, जो अंडे की झिल्ली होगी, भाई देखो अभी पहला काम तो आपको ये करना है, डेफिनेशन लिख के इसको जरूर बना लेना। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूं, मैं आपको यहीं पर थोड़ी सी और चीज समझाता हूं। देखो समझना, बहुत ही प्यारी चीज है, मजा आ जाएगा आपको समझ के। भाई आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, और आपने एक दूसरा बर्तन लिया, एक बर्तन में मैंने भर दिया क्या, एक बर्तन में मैंने भर दिया पानी, पानी जिसे जल कहते हैं, और दूसरे बर्तन में मैंने भर लिया क्या, नमक का विलयन, नमक का विलयन। भाई NaCl नमक होता है, तो इसमें NaCl भरा है और इसमें क्या भरा है, इसमें H2O भरा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो सबको पता होगा HCl H2O का विलयन तनु होता है, NaCl का गाढ़ा होता है, मतलब ये पतला होता है और ये कैसा होता है, ये गाढ़ा होता है, NaCl का विलयन गाढ़ा होता है। अब एक चीज देखो भाई क्या होगा, सपोज मैंने जो अंडा लिया था ना, उस अंडे को इसमें डाला, और ये अंडा कौन सा है, जिसका छिलका हम पहले ही हटा चुके हैं, उसकी अर्धपारक में झिल्ली और उसके अंडे के अंदर का लिक्विड भरा हुआ है, ये चीज, तो वही अंडा मैंने इसमें भी डाला, ठीक है, वही अंडा और अंडे के अंदर का लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो क्या चीज होगी, क्या चीज होगी, देखो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। क्या होगा, तो यहां पर जो पानी है ना, अब ये पानी जो था, अब ये अभी तो अंडे के अंदर नहीं था, अब ये क्या करेगा, अंदर का विलयन कैसा है, सांद्र, और बाहर का विलयन कैसा है, तनु। तो क्या होगा ना, ये थोड़ा सा पानी इस झिल्ली से होके अंदर जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, और अंडा क्या करेगा, फूल जाएगा, अंदर से बिल्कुल फूल जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई नमक का जो बाहर वाला विलयन है वो है सांद्र, और अंडे का जो विलयन है वो बाहर के विलयन की तुलना में है तनु। तो क्या होगा, जो अंडे के अंदर का पदार्थ है वो अब बाहर नमक में निकल के आने लगेगा, जिससे अंडे का आकार क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। भाई यहां पर अंडा फूलेगा और यहां पर क्या करेगा, यहां पर सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा, यहां पर सिकुड़ा हुआ होगा और यहां पर फूलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अर्धपारक में झिल्ली तो है, विलायक का अणु जा भी रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एक केस में अंडा फूल रहा है, एक केस में अंडा पिचक रहा। तो यहां पर क्या बोला है, बोला है भाई इसका उपयोग परासरण की क्रिया में होता है, तो यही तो परासरण की क्रिया है। परासरण क्या कहता है, परासरण कहता है, परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः, मतलब खुद ब खुद प्रवाहित होते रहते हैं, स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा भाई, क्या बोला, बोला है, समझना थोड़ा सा, यहां पर ये अर्धपारक में झिल्ली
एक और विलयन कैसा? तनु। एक और विलयन कैसा? सांद। एक और तनु, एक और सांद। और इस केस के लिए अर्धपारक में झिल्ली का होना जरूरी है, तभी परासरण की क्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब क्या बोल रहे हैं? परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से, देखो तनु विलयन यही तो है, तो यहां से कौन चलेगा? विलायक, और कहां जाएगा? सांद विलयन की ओर। कब तक जाता रहेगा? जब तक कि इसकी और इस विलयन की सांद्रता एक समान ना हो जाए। तो इधर से तनु विलयन इधर की ओर लगातार जाता रहेगा। ठीक है, पतले वाले विलयन से गाढ़े वाले विलयन की ओर हमेशा विलायक के अणु क्या करेंगे? गति करते रहेंगे। मतलब इस साइड का जो भी ये तनु विलयन है, जो भी तनु विलयन है, इस तनु विलयन का जो भी विलायक होगा वो सांद विलयन की ओर, ये है सांद विलयन आपका, सांद विलयन की ओर गति करता रहेगा। और यही घटना क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अब यहां पर देखो इसमें परासरण कैसे लग रहा, यही चीज तो अभी हमने नीचे पढ़ी है। इसमें परासरण कैसे लग रहा? भाई अंडा, अंडे के अंदर का विलयन कैसा है? सांद, और पानी का विलयन कैसा है? तनु। अब अंडे की झिल्ली जो छिलके के नीचे मिली, अंडे की झिल्ली, अब उस झिल्ली में बाहर से विलायक के अणु क्या कर रहे हैं? उसके अंदर घुसने लगे, उसके अंदर घुसने लगे। और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ रहा, जो अंदर है वो बाहर नहीं आया, लेकिन बाहर वाले अंदर जाने लगे। क्यों? क्योंकि अंदर का विलयन सांद है, बाहर वाला कैसा है? तनु है। तो अंडा क्या करेगा? जब अंडे के अंदर पानी घुस जाएगा तो वो फूल जाएगा और मोटा हो जाएगा। अंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में वही अंडा जो हमने एक बार उसके आकार का लिया, तो दोनों अंडे एक साइज के लेना। दूसरा अंडे में क्या हुआ? दूसरा अंडा जो है उसे सांद विलयन में डाला गया, जिससे हमने नमक का विलयन ले लिया NaCl। तो जैसे ही इसे सांद विलयन में डाला गया तो क्या हुआ? अब बाहर का विलयन सांद है, अंदर का तनु है। और परासरण की क्रिया क्या कहती है? अगर अर्धपारक में झिल्ली तनु विलयन और सांद विलयन के बीच में आ जाए तो हमेशा क्या होता है? तनु विलयन से विलायक के अणु सांद विलयन में जाने लगते हैं, अंदर का विलयन तनु। तो भैया अंडे का जो भी पदार्थ अंदर था वो हल्के 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 पूरी झिल्ली से बाहर आने लगा, और क्या हो गया? अंडा सिकुड़ गया। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है बेटा? आपकी परासरण। तो परासरण के लिए अर्धपारक में झिल्ली जरूरी है, और अर्धपारक में झिल्ली की क्रिया के लिए परासरण होना जरूरी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक होकर चलते हैं। ये तो अंडे का एग्जांपल हो गया। आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि प्याज की झिल्ली, अर्धपारक में झिल्ली में। तो जब प्याज को काटते हैं तो उसकी हर लेयर में एक झिल्ली मिलती है, वो भी अर्धपारक में झिल्ली होती है। ठीक है, और जब परासरण के केस में आपको एग्जांपल लिखना हो तो आप अंडे का भी एग्जांपल लिख सकते हो, अंडे का भी एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एक एग्जांपल और लिख सकते हो। आप ये लिख देना किशमिश। आप किशमिश ले लेना। नॉर्मली किशमिश जल में डालने पर फूल जाती है, जल में डालने पर फूल जाती है। ठीक है, ये आपका इसका हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अर्धपारक में झिल्ली लिख लेना, जो उसके लिए डायग्राम समझाया था वो डायग्राम लिख लेना। फिर आप परासरण की घटना लिखना। परासरण की घटना में आप ये चीज बना लेना, चाहो तो ये भी बना लेना अपने नॉलेज के लिए, और फिर आप इसके एग्जाम्पल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर है, समझ में आया है, तो वीडियो को यार लाइक तो कर दो, और लाइक करके यार साथियों के साथ शेयर भी करो। जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो वो लोग भी तो यहाँ आकर पढ़ सके जो किसी वजह से कोचिंगों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोचिंगों में जाकर पढ़ाई कर सके। तो यार मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ पर खड़ा हूँ, हमेशा फ्री सेवा में, और आज भी खड़ा हूँ, और जिंदगी भर ताउम्र जब तक सांसें चलेंगी मैं तुम्हें फ्री पढ़ाता रहूंगा। केमिस्ट्री और क्लास 10 के लिए साइंस। और मैं कभी भी, आप मेरी जितनी, आप सब मिलकर मेरा एक परिवार है, और जितना मेरा ये परिवार बढ़ेगा तो मैं कभी ये नहीं करने वाला कि मैं आपके लिए क्या करूं, भाई एक स्कीम रख दूं कि इतने रुपए में ये वाली सीरीज ज्वाइन करिए, इतने रुपए में ये वाली सीरीज। कभी नहीं बेटा, आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। भैया परासरण का जैविक महत्व पूछ लिया जाता है, परासरण का जैविक महत्व। तो देखो परासरण का जैविक महत्व क्या होता है। आज जैसे कि मैंने यहाँ पर दो बातें लिख रखी है। पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों पर मूल रोम पाए जाते हैं। भाई पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों पर पाए जाते हैं मूल रोम। अच्छा मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूं ना, ये तो आप ये लिख ही लोगे ना पीछे से, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर मुझे यहां पर और टॉपिक्स भी आपको समझाने हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। भाई देखो पौधे होते हैं, पौधा देखा सबने नहीं देखा है? भाई पौधा तो सभी ने देखा होगा जितने बच्चे हैं। भाई सपोज ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है। अब ये मिट्टी में है यहाँ पर, तो इसके अंदर इसकी जड़ें होंगी, यूं करके जड़ें होंगी। इसकी जड़ों पे ना छोटे छोटे और धागे नुमा संरचना होती है, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी धागे नुमा संरचना होती है। इन संरचनाओं को बोला जाता है मूल रोम। मूल रोम,
बायोलॉजी का हिस्सा है वैसे, लेकिन मैं आपको यार सिखाऊंगा, मैंने बोला है डिटेल में सीखेंगे, तो चाहे बायोलॉजी आ जाए चाहे आ जाए फिजिक्स बीच में, साइंस तो साइंस है ना, तो केमिस्ट्री की धज्जियां उड़ाने के लिए उसे अच्छे से जरूर सीखेंगे। अब देखो इन मूल रोमों से क्या होता है, जैसे ही हमने यहां पर डाला पानी, अब वो सारा पानी यूं करके ऐसे कर आएगा नीचे को, मिट्टी में जैसे नीचे आएगा। अब ये मूल रोम क्या करेंगे, इन मूल रोम की जो परत होती है ना, उस परत में सबसे ऊपर पाई जाती है अर्धपारग में झिल्ली, और जैसे ही अर्धपारग में झिल्ली आई, तो सपोज ये मूल रोम है, मूल रोम को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, इसके ऊपर ये लगी हुई है एसपीएम। अब यहां से जल इसके आसपास है, और इसके अंदर भी तो कुछ भरा हुआ है ना पदार्थ, लेकिन अंदर का विलयन इस बाहर की तुलना में कैसा है, सांद्र है। तो भैया विलायक के अणु क्या करेंगे, अंदर जाने लगेंगे परासरण की क्रिया से, और विलायक है कौन, जल, तो वो इन मूल रोमों के अंदर जाएंगे, मूल रोम से जड़ में जाएंगे, जड़ से कहां जाएंगे, तने में जाएंगे, तने से होते हुए पत्तियों तक, यूं करके जल सब में पहुंचने लगेगा। ठीक है, जल सब में पहुंचने लगेगा, और जो एक्स्ट्रा जल होता है वो यूं करके बाष्प बनके उड़ने लगता है, जिसे बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, फिलहाल ज्यादा डिटेल में उधर की ओर नहीं आना है, अपने टॉपिक्स पे रहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह। भाई हमारी स्किन सब जानते हैं कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। अब क्या हुआ भाई, कोशिका यूं है मान लो, और कोशिका के बीच में पाया जाता है क्या, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब जो कोशिका द्रव्य है वो कैसा होता है जल की तुलना में, जल की तुलना में वो सांद्र होता है। अब वो जल की तुलना में सांद्र है, और जैसे ही इस कोशिका के पास जल आएगा तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाने लगेगा, फिर इसके बराबर में कोई और कोशिका होगी, वो यहां से जब वो सांद्र होगी, जब वो जल इसके अंदर आया तो यहां का विलयन थोड़ा सा तनु हो जाएगा ना इस वाली कोशिका की तुलना में, क्योंकि इसके आसपास तो जल है नहीं, इसके अंदर केवल कोशिका द्रव्य होगा। तो जब इसको तनु करा, अब वो जल यहां से आगे वाली में ट्रांसफर हुआ, फिर और आगे वाली में ट्रांसफर हुआ, फिर और आगे वाली में ट्रांसफर हुआ, ऐसे कर कर स्किन में जितने भी सेल्स हैं, तो जल क्या होगा, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह। लेकिन ये किसके कारण हो रहा, पराशर की क्रिया के कारण, पराशर की क्रिया के कारण हो रहा। ठीक है, और बाकी चीजें जैसे ये तो मैंने दो लिख रखे यार, बहुत सारी बातें, जैसे कि तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, फूलों का मुरझाना पराशर की क्रिया के बेस पर होता है, फूलों का खिलना पराशर की क्रिया के बेस पर होता है। ठीक है, पत्तियों का बढ़ना, पत्तियों का खुलना, पत्तियों का बंद होना पराशर के बेस पर होता है। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स है पराशर के। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विसरण। विसरण, तो देखो बेटा, विसरण समझने के लिए भी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, जो चीज आपको जहां पर लगे इंपॉर्टेंट है आपको लिखने की है नोट्स में, पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट लो और उसे अच्छे से लिख लो। अब देखो बेटा, भाई विसरण, विसरण क्या होता है, भाई इधर देखो, एक साइड मेरे पास कैसा विलयन है, तनु विलयन, और एक साइड मेरे पास है सांद्र विलयन। देखो विलयन चाहे तनु हो या सांद्र हो, तो मिलकर तो वो किससे बना होगा, विलय प्लस विलायक, यही तो होगा। और ये वाला विलयन भी किससे बना होगा, विलय प्लस विलायक। इतना क्लियर है, चाहे विलयन तनु हो चाहे सांद्र हो। सांद्र का मतलब है वहां पर विलय की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, और तनु का मतलब है विलय की मात्रा बहुत ही कम है। ऐसे करके आप समझ सकते हो, क्योंकि सांद्र विलयन में विलय की मात्रा बढ़ती है। अब देखो क्या होगा भाई, तनु विलयन से पराशर की क्रिया में क्या होता था, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक गति करते थे, नहीं करते थे, तो इसमें भी करेंगे। वहां पर अर्धपारक में झिल्ली थी, यहां पर नहीं होगी। इसमें क्या होगा, सांद्र विलयन से, उसमें केवल तनु विलयन से गति हो रही थी, इसमें सांद्र से भी होगी। विसरण में सांद्र से भी होती है। कैसे होती है, तनु से तो विलायक गति करेगा, लेकिन सांद्र से कौन गति करेगा, सांद्र से विलय गति करेगा। और किसकी ओर करेगा, तनु की ओर करेगा। तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन से विलय के अणु तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो क्या लिखा है, विसरण वह घटना है जिसमें विलय के अणु, देखो बेटा विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु की ओर, देखो सांद्र से तनु की ओर आ रहे हैं, तथा विलायक के अणु, याद करना इसको, इस चीज को याद रखना है, विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, और तथा विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर गति करते रहते हैं। तो देखो यही तो हो रहा, यहाँ पर विलायक तनु से सांद्र की ओर जा रहा, विलय कहां आ रहा, सांद्र से तनु की ओर आ रहा, और इसमें अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब
इसके एग्जाम्पल की बात आती है, इसके एग्जाम्पल की बात आती है। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो जैसे कि इत्र की शीशी देखी है, इत्र की शीशी को खुला रखने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। अब ये चीज समझो कैसे फैल जाती है। देखो इत्र की शीशी देखी है सबने, इत्र देखा होगा नॉर्मली। तो इत्र में क्या होता है, आप देखना इत्र के अंदर ना एक लिक्विड सा भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, लेकिन स्मेल जो होती है क्या वो लिक्विड की फॉर्म में होती है? भाई जहां पर हम लिक्विड लगाएंगे वहीं पर खुशबू आएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसमें स्मेल है वो गैसीय है, वो गैसीय अवस्था में होती है। तभी तो हम लगाएंगे बेशक उसे, हमने मान लो हमने यहां पर लगाया, लेकिन अगर उसकी स्मेल तेज है तो वो हमारी नाक में यहां तक आएगी। क्यों? क्योंकि वो गैसीय अवस्था में है, वो गैसीय माध्यम में चली और हमारी नाक तक आ गई और हमने सूंघ कर पता लगा लिया कि हाँ भाई ये गुलाब की खुशबू है, ये सूरजमुखी की खुशबू है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है जब इत्र की शीशी को खुला छोड़ते हैं ना, तो अब उसमें विलायक कौन है? उसमें विलायक है जो भी द्रव भरा हुआ है, और विलय कौन है? खुशबू। विलय कौन है? खुशबू। तो इत्र की शीशी, सपोज ये मेरा एक कमरा है, ये मेरा रूम है, जहां पर मैं वीडियो बना रहा, ये मेरा रूम है। तो इस रूम में क्या भरी होगी बेटा? इस रूम में भरी होगी वायु। इस तरीके से रूम में, पूरे रूम में वायु भरी होगी। मैंने क्या करा, एक इत्र की शीशी ली, इत्र की शीशी, और इस शीशी में भरा हुआ है क्या? इत्र। देखो अंदर का विलयन कैसा है बेटा? सांद्र है, और ये वायु का विलयन कैसा है? तनु है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहां पे गैस और गैस का मिश्रण है, यहां पे गैस और गैस का मिश्रण है। अंदर कौन सा मिश्रण है? अंदर जो मिश्रण है, इस मिश्रण में द्रव के अंदर कौन मिली हुई है? गैस मिली हुई है। तो विलायक कौन है यहां पर? विलायक है द्रव, और गैस कौन है? विलय। तो क्या हुआ, अब यहां से गैस निकली और वो कमरे में जाके फैलने लगी, और कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। अपने आप जैसे ही खुला छोड़ा तो वो निकली और कमरे में फैलने लगी, पूरे कमरे में खुशबू आने लगी। अब क्या हुआ, जब उसके अंदर से गैस बाहर निकली तो अंदर का कुछ स्पेस तो खाली हुआ होगा, तो जो बाहर जो तनु विलयन था, ये वाला गैस वाला, उससे क्या होगा, उसका जो भी वो होगा विलायक, तनु विलयन का, तनु विलयन का जो विलायक होगा, मतलब जो भी गैस ज्यादा होगी मात्रा में, वो क्या करेगी, इस शीशी के अंदर उस गैस की जगह चली जाएगी जो गैस खुशबू के रूप में बाहर निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो शीशी होती है, शीशी के अंदर जितना पदार्थ भरा होता है वो भी भरा रहता है, खुशबू बाहर आ गई, खुशबू की जगह दूसरी गैस अंदर घुस गई जाके, तो ये आपका कहलाता है विसरण। अभी देखो, अभी मैं आज का वीडियो अभी खत्म नहीं होने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमें करना है, और वो क्वेश्चन होता है पराशरण तथा विसरण में अंतर बता दीजिए। बहुत पूछा जाता है, और हिंदी मीडियम की हर परीक्षा में यार बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो पहले मैं जरा जल्दी से साइड को जाता हूं, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद में सिखाता हूं आपको। नोट करो जरा, देखो बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूं पराशरण तथा विसरण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HSDMI। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में आने वाला है, और इसको बोलते हैं हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो गया पुराना, कुछ नए का करते हैं इंतजाम, लो आ गया HSDMI का जमाना। तो देखो बेटा क्या है पराशरण तथा विसरण में अंतर। भैया जब कभी भी तुमसे पूछा जाए अंतर, तो नहीं लेनी है क्या, टेंशन। क्या नहीं लेनी है, टेंशन। और देखो इसके अंतर कैसे खत्म हो जाएगा, ये देखो मैं आपको इसका अंतर जल्दी से खत्म करके बताता हूं। भाई पराशरण, सबसे पहला अंतर जो होगा वो होगा इसकी परिभाषा, और इसका अंतर भी क्या होगा भाई, दोनों की परिभाषा आपस में अलग अलग। अब एग्जाम में ये मत कर देना यार कि वहां पर जाकर परिभाषा लिख के आ जाओ एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है बेटा। क्या करना है, मेरे यहाँ परिभाषा लिखने का मतलब क्या है, जिससे समय बचे। समय कैसे बचे, आप कॉपी पर भी परिभाषा लिख दें, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। तो यहाँ पर जो पराशरण की डेफिनेशन अभी जस्ट पीछे पड़ी है, पराशरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं, वो यहाँ पर लिख देना। और विसरण के बारे में क्या लिखोगे, इसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र की ओर तथा विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते रहते हैं। पीछे लिखा हुआ है, आपको इजीली दिख जाएगा। दूसरा अंतर देखो बेटा, एक चीज ध्यान देना, इसमें
अर्धपारक में झिल्ली, इसमें अर्धपारक में झिल्ली ठीक है, इसमें अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता होती है। और इधर लिख देना बेटा नहीं होती है। अब कैसे, अभी देखो पीछे हमने पढ़ा पराशर की क्रिया में अर्धपारक में झिल्ली जो मैंने यू करके बनाई थी उसमें क्या हो रही थी बेटा, पराशर की क्रिया में अर्धपारक में झिल्ली जिसको हमने एसपीएम बोला था कि आवश्यकता होती थी, लेकिन विसरण में नहीं होती थी, विसरण तो अपने आप होने लग रहा था। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट इसमें देखना, इसमें केवल विलायक की अणुगति करते हैं, केवल इसमें केवल विलायक की अणुगति करते हैं। और इधर आप क्या लिख दोगे, इधर आप लिख दोगे इसमें विलय तथा विलायक दोनों की अणुगति करते हैं, इसमें विलय तथा विलायक दोनों के अणु ठीक है। अब देखो क्या हो गया भाई, इसमें केवल विलायक की अणुगति करते हैं, इसमें विलय तथा विलायक दोनों। चौथे एग्जाम्पल की बारी है, तो बेटा क्या करना, चौथे एग्जाम्पल में जो पीछे इनका उदाहरण लिखा है ना, वही इनका उदाहरण हो जाएगा, वो इनका चौथा अंतर हो जाएगा। कैसे करके, आप इसमें लिख सकते हो किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है, यहां लिख सकते हो इत्र की शीशी को कमरे में खुला छोड़ने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो बेटा देखो फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, अगर यार समझ में आया है और कुछ लगा है आपको कि हाँ आज हमने केमिस्ट्री में चीजें सीखी हैं, रटा नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, सीखी है, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और साथियों के साथ शेयर करना, और उन दोस्तों के साथ पहले शेयर करना जो किसी कारणवश कोचिंगों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट उन तक पहुंचना है जो चंद पैसों की खातिर अब शिक्षा करना तो चाहते हैं, शिक्षा को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चंद पैसों की बदौलत वो उसको हासिल नहीं कर पाते। तो देखो पराशर और विसरण में अंतर, पहला अंतर इनकी परिभाषा पीछे से लिख देना, दूसरा अंतर इसमें अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है, तीसरा अंतर इसमें केवल विलायक की अणुगति करते हैं और इसमें विलय तथा विलायक दोनों की अणुगति करते हैं, चौथा अंतर इन दोनों का ही क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो बेटा ये आपका हो गया आज का टॉपिक, और ये आपका मैं क्लास 12 का विलेन का सेकंड वीडियो था, इसका थर्ड वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा समय के साथ। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और अच्छे से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए, और केमिस्ट्री में क्या यार अदर सब्जेक्ट पे ही फोकस करिए जिससे आप उसमें भी अच्छे नंबर ला सकें। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।